मेन चीज ये थी कि मुझे समझा कि ये तो मुझे पढ़ा देंगे, कॉन्सेप्ट दे देंगे, क्वेश्चंस बनवा देंगे, वो उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी मैं करूंगी। आई डोंट नो ये कितने लोगों को समझ आ रहा होगा, बट जितना तुम पूछोगे क्वेश्चंस, जितना क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर होगा, टीचर हमेशा उसको फुलफिल करेगा। सो इफ यू आस्क मोर डाउट्स, यू वुड डेफिनेटली बी एबल टू फाइंड कि हाँ टीचर टाइम दे रहे हैं उन डाउट्स के लिए, जेन्युइन डाउट्स होने चाहिए। तो ये एक लर्निंग थी मेरी, धीरे धीरे मैंने वहीं पे पढ़ाई की है। एंड अपना दिन मतलब मेरा बहुत, मैं थोड़ा शेड्यूल के साथ अपना दिन बिताती थी, बट मैं बहुत ज्यादा ऐसे रात में पढ़ाई नहीं करती थी। नॉर्मल 6 o'clock 7 o'clock सुबह शुरू करके 10 बजे शाम तक खाना वाना खा के मैं सो भी जाती थी। तो हर किसी के लिए अलग होता है, मुझसे रात में पढ़ाई नहीं होती है, अभी भी नहीं होती है। तो तुमको पता होना चाहिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो। ये एक चीज है जो मैंने, मुझे लगता है, बहुत अच्छे से नहीं की थी। मैं केमिस्ट्री को बहुत कम टाइम देती थी। तो ये नहीं करना चाहिए टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि सबसे जरूरी है कि पेपर तुम्हें नहीं पता किस दिन कैसा आएगा। ये हमेशा एम करना कि पेपर में जो भी इजी सवाल है वो मेरे गलत नहीं होने चाहिए, चाहे किसी भी टॉपिक से आए। मतलब मेरे को नहीं पता, बट आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू। इजी क्वेश्चन फ्रॉम एनी टॉपिक शुड नेवर बी मिस्ड। इतनी लेवल ऑफ हर टॉपिक आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि हर टॉपिक में तुमको सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाने भी आ जाएंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट तुम्हें हर टॉपिक का इजी क्वेश्चन बनाना जरूर आना चाहिए। एंड इक्वली उसको टाइम दो, क्योंकि तुम्हारे एज में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता नहीं है यार, तीनों टॉपिक्स इक्वली आने चाहिए। क्योंकि तुम्हें नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना केस बताती हूँ, मेरी मैथ स्ट्रांग थी और हुआ मेंस भी सही गया। एडवांस में मैथ्स बहुत इजी आई थी। तो हुआ क्या कि क्योंकि मेरी तो स्ट्रांग थी बट इजी आई, बाकियों ने भी अच्छा किया, बट जो डिफिकल्ट आया, केमिस्ट्री डिफिकल्ट आई, वो मुझे आती ही नहीं थी। तो मेरा कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर पीपल थोड़ा कम हो गया। मतलब आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बट इसीलिए जरूरत है कि तुम्हें इजी क्वेश्चन तो मुझे बनाने आने चाहिए थे केमिस्ट्री के, मतलब मैं वही बोलना चाह रही हूँ। एंड क्योंकि तुम्हें पता ही होगा सेक्शनल वाइज भी कट ऑफ होता है, तुम्हें तीनों सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। सिमिलरली फॉर मेंस ऑल्सो, तुम्हें पता ही है कि तुम्हें एक लेवल ऑफ परसेंटाइल चाहिए डिपेंडिंग अपॉन, मतलब यू नो योर बैकग्राउंड्स। वो जरूरी है टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो वो हमेशा ध्यान रखना कि बेसिक क्वेश्चंस हर टॉपिक के आने चाहिए, बिकॉज तुम्हें नहीं पता एग्जाम में क्या इजी क्या डिफिकल्ट कौन सा क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो हमेशा ये हमेशा अगर कुछ नहीं भी पसंद है तो उसके लिए टाइम बांध दो और करो। तो आई आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम उसके लिए टाइम एकदम फिक्स करो कि लेट्स से तुम्हारा रूटीन हो सकता है। मान लो किसी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती, तो वन ऑफ द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज कैन बी, जो मैंने भी की थी, तुम एक बार पूरी की पूरी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक पढ़ लो, उसके फिल इन द ब्लैंक्स बना लो कि लेट्स से दिस मेटल, मेटल डैश टक 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 इज यूज्ड इन समथिंग समथिंग, और वो डैश वाला फिर पेज बना लिया, डैश डैश लिख के आंसर कहीं पे अपना रख लो एक कॉपी में लिख के, और इस पेज का बहुत सारा फोटोकॉपी करा लो। हर हफ्ते एक बार वो पेज भरो, तो तुम्हारा पूरा एस ब्लॉक रिवाइज हो जाएगा। वैसे ही पी ब्लॉक, डी ब्लॉक भी हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी को नहीं बहुत पसंद है तो फिल इन द ब्लैंक भरने में हार्डली 2-3 मिनट लगते हैं। बट तुम्हारा वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो ये ऐसे तुम स्ट्रैटेजीज कर सकते हो। एंड दूसरी चीज है, अगर किसी के एग्जाम में बहुत नेगेटिव्स होते हैं, मे बी बहुत लोग इसके साथ एसोसिएट करेंगे कि घर पे आके तो क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में जाके नेगेटिव हो जाता है, सिली मिस्टेक जिसको हम लोग बोलते हैं, होते हैं लोगों के। यस मैम। हाँ, तो इसके लिए ना वन ऑफ द यस मैम। वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो तुम कर सकते हो वो है, जब घर में प्रैक्टिस करते हो, लेट्स से पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए या कोई और क्वेश्चन बना रहे हो, हमेशा खुद को टाइम करो और 20 सेकंड कम टाइम करो। अगर 2 मिनट मिलते हैं एग्जाम में तो तुम 1 मिनट 40 सेकंड ही लो।
ठीक है। और टाइम करो, हर क्वेश्चन टाइम करके बनाओ। जब तुम टाइम करके बनाओगे ना तुम्हें आदत हो जाएगी कि क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहा है, 1 मिनट में नहीं हो रहा है, तो मुझे आगे बढ़ना है इसको छोड़ के। और तुम्हारी सिली मिस्टेक कम होने लगेगी क्योंकि तुम पे प्रेशर कम आएगा, क्योंकि तुम रोज एग्जाम ही दे रहे हो। तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसके एकदम नॉर्मल हो जाएगा। आई थिंक अंशी, आप कुछ बोल रहे हो? ओके। सो मैं जो बोल रही थी कि ये मेरे को, मेरे नेगेटिव जैसे मैं बताऊं अगर, तो 20-20 नेगेटिव होते थे एक एक मेंस के पेपर में। एंड दैट रिड्यूस टू लेट से 3-4-5 नेगेटिव। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि टाइम करो खुद को। मतलब घर में भी अगर कुछ दे रहे हो तो टाइम लगा दो, कि 10 क्वेश्चन बनाऊंगा बनाऊंगी, ये टाइम कर दिया खुद को और फिर बनाने लगे। तो उसमें तुम सीखोगे कि क्वेश्चन कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है। अगर नहीं हो रहा तो कोई ईगो नहीं लेनी है कि अरे ये मेरे से होना ही चाहिए, उसको छोड़ देना है कि ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमेशा जब पेपर स्टार्ट करते हो, लेट्स से तुम्हारे हाथ में पेपर आया, पहले पूरा पेपर देखो, जो क्वेश्चन तुम्हें इजी लगते हैं वो मार्क करो, और वो इजी क्वेश्चंस पहले बना लो। पेपर में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये हमेशा याद रखना। उसको नहीं भी बनाओगे तो तुम्हारे को कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। अगर 300 का पेपर आता है, 5 क्वेश्चन किसी ने नहीं भी बनाए तो उसका कुछ बुरा नहीं होगा। तो हमेशा इजी क्वेश्चंस पिकअप करो। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक्स लाइक मैट्रिसेस, मतलब आई डोंट नो अब आते हैं कि नहीं आते हैं, बट बहुत ही इजी टॉपिक है। रिलेशन फंक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है। केमिस्ट्री में तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम हमेशा यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सॉलिड स्टेट, उसको अगर तुम्हें बेसिक बेसिक सॉलिड स्टेट आता है तो तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे जो तुम्हें नहीं बना पाओ। इजी क्वेश्चंस आते हैं हमेशा सॉलिड स्टेट से। ये मतलब तुम्हें टॉपिक्स पता होने चाहिए कि किससे इजी क्वेश्चन आएगा। वो तुम्हारी जो केमिस्ट्री फॉर एवरीडे लाइफ होती है। फिर दूसरी होती है जिसमें तुम वो सीखते हो, अम, कौन सी मेडिसिन कैसे एक्ट करती है, ग्राम पॉजिटिव, वो सब सब एकदम नॉर्मल है। उसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, उनमें क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। तो ये इजी टॉपिक्स की ना लिस्ट होनी चाहिए। जैसे फिजिक्स में मुझे हमेशा लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले जो भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे यंग्स डबल स्लिट, ये सब बहुत ही फॉर्मूला ड्रिवन है। और मेंस में एटलीस्ट आई कैन से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला से ही आएंगे। तो वो तुम यूज कर सकते हो। फिर जैसे कि अगर तुम इसी में देख रहे हो, लेट्स से इन योर करिकुलम ही देख रहे हो, तो तुम्हारे पास ये फिक्स्ड होना चाहिए, ये इजी क्वेश्चंस है, ये इजी टॉपिक्स हैं। दूसरा, तुम्हें सेल्फ अवेयर होना चाहिए तुम्हारा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे मुझे पता था मेरे को फिजिक्स नहीं समझ आती थी ज्यादा इन द स्टार्ट ऑफ माई, जब मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे पहले दूसरे बार में समझा कि मैं बहुत लॉजिकली नहीं सोच रही हूँ। होता है ना कि किसी को अंदर से बहुत इजीली समझ आ रहा होता है और किसी को शायद नहीं समझ आ रहा। तो मैंने एक रूल बनाया कि जो कोचिंग में, मतलब मेरे सर जो इतने क्वेश्चन कराएंगे, मैं उतने क्वेश्चन पक्का सीखूंगी। तो उसके लिए क्या होगा, मुझे अगर नहीं समझ आया तो मैं बोलूंगी फिर से बताओ, फिर से बताइए, फिर से बताइए, जब तक कि मुझे ना समझ आ जाए। तो इसलिए कभी क्लास में ये मत सोचना अरे दूसरे सोचेंगे कि मेरे को नहीं समझ आ रहा या मैं स्लो हूँ, दूसरे क्या सोच रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो तुम फट एकदम तुरंत पूछो, क्योंकि तुम सीखने आए हो। जब तुम अवंतीज में, जब सर मैम पढ़ा रहे हैं तो वो तुम्हें सिखाने के लिए ही पढ़ा रहे हैं। तो तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो तुम पूछो कि नहीं समझ आ रहा। और मैंने, ये मेरी एक चीज ना मुझे बहुत हेल्प की है, क्योंकि मैंने बोला मैं बहुत क्वेश्चन बनाती ही नहीं थी। मैं बोलती थी क्लास में जितने 5 चीजें पढ़ाई जाए वो 5 क्वेश्चन तो पक्का मुझे आने चाहिए। पास्ट ईयर क्वेश्चन मैं बनाऊंगी तो मैं पक्का सीख जाऊंगी। मैंने उसको वैसे ही अप्रोच किया था कि मैंने अगर एक क्वेश्चन बनाया तो मुझे ये एक क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड धीरे धीरे ना, ये तुम 6-8 महीने करो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। तो ये एक दूसरी स्ट्रैटेजी है अगर तुम किसी में वीक हो। तीसरी है हाउ टू रिमेम्बर, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, नई चीजें होती हैं। तो उसके लिए तुम एक फाइल बना सकते हो या शॉर्ट नोट या जो भी, उसमें तुम अपना लिखो कि मैंने आज ये क्वेश्चन देखा, मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया, ये मेथड था। और तुमने अगर कुछ गलती की तो वो भी लिखो कि मैं ऐसी गलतियां करता हूँ, करती हूँ। एंड एग्जाम से पहले उसको हमेशा रिवाइज करो।
कि ये गलतियां हो रही हैं। जैसे एग्जाम से पहले जनरली सब लोग फॉर्मूलाज एक बार खाली पेज पे खुद लिख लेना चाहिए, तो तुम्हें याद आएगा कि फॉर्मूला कभी ऐसे पढ़ना मत कि कॉपी खोल के फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। हमेशा कॉपी बंद, फॉर्मूला अपने से लिख के एंड देन कंपेयर करो कि फॉर्मूला और तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में कितना तुम्हें समझ आया। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा फायदा होगा। एंड टू ऑल ऑफ यू हियर, मेरे को चौथी सबसे बड़ी चीज लगती है, क्लास अटेंड करना बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पे होता है नहीं होता है, बट मेरे कोचिंग में ना बहुत लोग एग्जाम से पहले सोचते हैं अरे हम सेल्फ स्टडी करेंगे, सर मैम तो सबको लेके चलेंगे। बट क्योंकि उनके पास इतने नॉलेज है ना, तुम अगर क्लास का हर क्वेश्चन भी समझ लो तो तुम एग्जाम के पहले तक तुम्हारे पास बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे जो हो चुके होंगे। एंड बिकॉज मतलब थ्रू दिस प्लेटफॉर्म तुम्हें इतने अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, तो तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा सोचती थी, जैसे हमारे को एक सर ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो वो मैं उनको हमेशा पूछती थी कि अरे ये डाउट आप बता दो क्योंकि ये मेरा नहीं हुआ, ये डाउट आप बता दो, ये मुझे नहीं समझ में आया। एंड धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि मैंने वो क्वेश्चंस करते 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 मेरा एक बेस बन गया, एक लेवल आ गया। तो मुझे ये लगता है कि वो एक काफी अच्छी चीज है जो तुम कर सकते हो, कि क्लासेस कभी मत छोड़ना। मतलब चाहे तुम किसी भी मतलब लेवल से आ रहे होगे ना, लेवल से व्हेन आई से लेवल इट मींस तुम्हारा मे बी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कैसा था टेंथ में, जैसा भी होगा तुमने क्लासेस में हर चीज सीखी तो तुम बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाओगे। एंड तुम सब अभी 11th में हो तो तुम्हारे पास टाइम है, तो क्लासेस कभी मत छोड़ो। चाहे तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो हो जाएगा मैनेज, बट रेगुलरली अटेंड करो, रेगुलरली जो टीचर्स और जो हेल्प तुम्हें मिल रही है इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे उसको यूटिलाइज करो। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे, डाउट्स पूछो, मतलब तुम जितना मांगोगे ना लोग देंगे। तो ये मेरा ऐसा हमेशा मानना है कि तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए, भूख होनी चाहिए मांगने की, मुझे ये भी सीखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं डाउट्स जब होते थे मुझे, मेरा एक बहुत सिंपल फेनोमेना था डाउट का, कि मैं देखती थी मुझे डाउट आए हैं, अगर मैं जनरली शाम को कोई चीज सॉल्व करती थी तो मुझे डाउट आता था, नहीं सॉल्व होता था मुझसे। तो मैंने हमेशा बनाया था कि मैं उस चीज को सुबह भी अटेम्प्ट करूंगी, तब तक भी नहीं हुआ तो मैं फिर जाऊंगी पूछने कि देखो ये मेरा अटेम्प्ट है, तुम इसमें गलती बताओ, ये नहीं कि तुम मुझे सॉल्व करके बता दो, मुझे ये जानना है कि मैं क्या गलत सोच रही हूँ। तो इस तरीके से तुम डाउट पूछोगे तो तुम्हारा अगर कोई गलत कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। यू विल रीवायर योर ब्रेन कि ये ऐसे नहीं ऐसे सोचना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज यहाँ जाके हिट करेगी तो ये इस डायरेक्शन में हिट करती है या इस डायरेक्शन में हिट करती है, ये मुझे बहुत टाइम तक नहीं समझ रहा था। तो मैं हमेशा उसको, क्योंकि वो एंगल से हिट करती थी तो यहाँ की फोर्स एक लेती थी और एक यहाँ की फोर्स ले लेती थी। ठीक है, मतलब एकदम सिंपल एक पुली टाइप की चीज आके हिट कर रही है अगर, व्हाट आई, मेरे को 5-10 बार में भी नहीं समझा, फिर मेरे सर ने मुझे बोला तुम प्रैक्टिकली फेंक फेंक के देखो कि कहाँ पे गड्ढा हो रहा है। तो कभी कभी ना क्वेश्चन के साथ थोड़ा टाइम बिताना पड़ता है अगर तुम्हें डाउट उसमें है तो, बट धीरे धीरे वो तुम्हारा जब मेरा एक बार वो डाउट क्लियर हुआ तो मेरे वैसे 10 क्वेश्चन सही होने लग गए, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि ये ऐसे नहीं देखना होता, फोर्स को रैशनलाइज भी करना होता है सब डायरेक्शंस में, और वो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, ये नहीं कि मैं इसके इधर और इधर कर लूं। तो ये चीजें सीखनी चाहिए। किसी ने हाथ रेस किया था, कोई कुछ बोल रहा था क्या? अम, हाँ जी बताओ दीपक, आपका हाथ रेस्ड है। मैम आपने आईआईटी जेई की प्रिपरेशन रेगुलर स्कूल में की थी? हाँ यार, मैंने आईआईटी जेई की प्रिपरेशन स्कूल के साथ की है। मैं 11th एंड 12th स्कूल जाती थी फिर कोचिंग जाती थी। पर एक ही चीज थी, मेरा स्कूल 11 साढ़े 11 बजे खत्म हो जाता था तो मैं उसके बाद से कोचिंग जाती थी। इसीलिए मैंने बोला ना कि मैं शाम को बहुत लेट तक नहीं करती थी स्कूल, क्योंकि स्कूल सुबह जाना पड़ता था 6 बजे टाइप। तो मैं आकर के उसके बाद सेकेंड हाफ में पढ़ाई करती थी अपने सर के पास, और फिर घर चली जाती थी।
फिर घर जा करके अपना जो भी खाना वगैरह खाया एंड देन वापस नेक्स्ट डे स्कूल। एंड बीच में रेस्ट लेती थी, सो मैं खेलती थी बीच में 1 घंटा अपने कोचिंग के पास ही। तो तुम्हें जो भी चीज स्ट्रेस तुम्हारा बस्ट कर पाए वो चीज करनी चाहिए। कोई खेल सकता है, कोई कुछ और कर सकता है, जैसी भी चीज तुम्हें फायदा दे, क्योंकि लंबा है, तुम्हें 2 साल प्रिपरेशन करनी है। तो बहुत जरूरी है कि तुम ऐसा कोई एक चीज बीच में करो जो तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस तुम्हारा कम करे। किसी और ने भी हाथ रेस किया था। रेशमा। मैम मेरे को ऐसे पूछना था कि अगर अपन को वक्त ही नहीं मिले, मतलब हर चीज कंबाइन होती रहे तब। जैसे क्या वक्त नहीं मिल रहा है? मतलब बोलने का मतलब ये था कि सुबह 8 o'clock से स्कूल है, मतलब मान लो, है हाँ ना, जी। 8 o'clock से लेके और 3 o'clock तक ठीक है। वो स्कूल की हो गई। फिर 3 o'clock से लेके मतलब 1 hour का रेस्ट मिलता है। उसके बाद में 4 o'clock से कोचिंग स्टार्ट होती है 7 o'clock तक। तो ठीक स्कूल है। का भी और कोचिंग का भी। फिर शाम को आते आते तो हम थक जाते हैं, और अगर थकन को भी साइड में रख देते तो फिर पढ़ाई में एकदम एकदम प्रीसियस, मतलब कॉन्शियस कैसे रहना है। यार तो मैंने ना कुछ टिप्स की थी, सिमिलर ही था मेरा भी। मैं क्या करती थी, मेरे को तुम्हारे अंदर गोल क्लियर होना चाहिए, तुम्हें कौन सी पढ़ाई तुम्हारे एंड गोल तक ज्यादा इफेक्टिवली ले जा सकती है। तो मैं ऐसा मानती हूँ, पर्सनल मानना है कि जो मेरे को कोचिंग में पढ़ाई होती थी उससे मेरा बोर्ड भी हो जाएगा, और मेरे सर जो पढ़ाते थे, और मेरा जेई का भी पढ़ाई हो जाएगा। तो मैं स्कूल में एक तो मेरी थोड़ी अटेंडेंस कम थी, और दूसरा पर मैं स्कूल भी जब जाती थी ना, तो मैं स्कूल में जब टीचर पढ़ा रही है तो वो वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो, चीज तो सेम ही है। जरूरी है कि स्कूल में ये नहीं होना चाहिए कि अरे तुम आराम से बैठे हो। स्कूल में एनसीईआरटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व कर लो। अगर मैम मान लो कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा रही है जो तुम्हें आता है, तो तुम खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। मतलब धीरे धीरे तुम टाइम निकाल सकते हो उससे। जैसे मैं अपना एक ना क्या करती थी, 5-10 क्वेश्चन का एक लेके जाती थी बुक, और वो बुक में मतलब लिखे हुए 5-10 क्वेश्चन, छोटे छोटे पेजेस, और वो अगर मेरे को लग रहा है कि जो क्लास में पढ़ाते हैं वो मुझे आ रहा है, तो मैं तब तक वो क्वेश्चंस बना लेती थी। और क्लास में पढ़ाते आ रहा है मतलब अगर सर ने क्लास में कोई क्वेश्चन दिया तो मैं वो भी बनाती थी। अजम्पशन यही है कि क्लास वाला समझ आता था। अगर क्लास वाला टॉपिक नहीं आता तो क्लास में सुन लेती थी कि चलो ये सीख जाऊंगी यहाँ पे। तो वो थोड़ा तुम बैलेंस आउट कर सकते हो कि क्या क्लास में तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर वो नया टॉपिक है तो सुन लिया, नहीं लग रहा कि नया टॉपिक है कि अच्छा चलो ठीक है, तो फिर तुम अपना कुछ 5-10 क्वेश्चन तुम दिन के लेके जाओ, 5-10 क्वेश्चन बना लो बैठे बैठे, 2-3 पीरियड्स में, हर पीरियड में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। फिर मेरे को जैसे मैं रात को नहीं पढ़ पाती थी आफ्टर कोचिंग, मेरी कोचिंग कुछ 8, 8:30, 9 बजे खत्म होती थी, तो घर जाते जाते मुझे 10 बज जाते थे, खाना खा के मैं सो ही जाती थी। तो मैं सुबह में यूज करती थी वो टाइम, जैसे कि सुबह में 6 से 8 जब तक, वो सुबह में मैं 2 घंटा पढ़ाई कर लेती थी। मैम हाँ जी। मैम जे एग्जाम में जैसे 12वीं की परसेंटेज से भी कुछ होता है, बोर्ड की परसेंटेज? 12वीं की परसेंटेज से? मतलब यार बोर्ड एग्जाम की कोई परसेंट चाहिए होती है? यार मुझे एग्जैक्टली कट ऑफ याद नहीं है बोर्ड एग्जाम का, करंटली तो 75% चाहिए बोर्ड में और जेई। तो मैम ये तो मेरे टाइम ऑल पे बट सब्जेक्ट होता होगा ना, ऑल सब्जेक्ट होता होगा ना कि किसी पीसीएम का ही होता है? हाँ ये मुझे पता है कि तुम्हारे सिर्फ टॉप 5 सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वही काउंट होते हैं, बट सिर्फ पीसीएम नहीं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और जो इंग्लिश ये भी काउंट होती है, या फिर कोई और लैंग्वेज है अगर तो। मैम आप रिवीजन के लिए टाइम कैसे मैनेज करते थे, वो बता दे बार। यार रिवीजन के लिए मैं हमेशा अपना संडे को जनरली मेरे टेस्ट्स होते थे, तो मैं सैटरडे पूरा रिवाइज करती थी। और तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हें कभी कभी फील होता है ना कि यार बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे भी जाना, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, तो तुम एक कॉपी में अपने सारे टॉपिक्स लिख लो, एंड तुम्हें क्या क्या उसमें, मान लो एक बुक बनानी है, एनसीईआरटी हो गई, कोई एक और बुक बनाते हो,
कोचिंग का मटेरियल हो गया, एंड मे बी तुम्हारे पास ये होगा कि पास्ट ईयर क्वेश्चन बनाना है जेई मेंस का, जेई एडवांस का। तो तुम मान लो ये ऐसे तुमने लिख लिया, एंड देन धीरे धीरे ना तुम नोटिस करोगे, अगर तुम थोड़ा इसको ध्यान में रखोगे, तो किसी दिन तुमने प्रैक्टिस रिवाइज करने में जेई मेन का क्वेश्चन उस टॉपिक का बना लिया, किसी दिन उस टॉपिक के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन जो भी तुम्हारे आए थे मान लो जेई एडवांस में, तुमने वो खत्म कर लिए। तो धीरे धीरे वो तुम्हारा बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। कोचिंग का मटेरियल है, कोचिंग में सर ने 10 क्वेश्चन कराए, उसमें ही कवर हो गया, क्योंकि कोचिंग में भी तो क्वेश्चंस कराते हैं। स्कूल में एनसीईआरटी का हो सकता है पूरा एक जो पीछे क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस होती हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से तुम अगर प्लान रखोगे ना, तो तुम्हें कभी ये नहीं फील होगा कि अरे मैं बस यहाँ वहां जा रहा हूँ और मेरा कुछ हो नहीं रहा है। तुम धीरे धीरे देखोगे कि चीजें खत्म हो रही हैं। एंड मेरा बहुत स्पेसिफिक रिवीजन रूटीन भी था। केमिस्ट्री के लिए मैंने जैसे तुम्हें बताया, मैंने वो फिल इन द ब्लैंक्स बना लिए थे, तो मेरी इनऑर्गेनिक तो ऐसे ही होती थी फिल इन द ब्लैंक से। ऑर्गेनिक का मैं अपने नोट्स को वापस खुद बिना देखे लिखती थी, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक हो गए। फिजिकल के लिए मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए थे, वो मैं पढ़ती थी फिजिकल में। और मैं आरसी मुखर्जी बुक बनाती थी, तो मैंने वो बुक के अच्छे क्वेश्चंस हर टॉपिक के 3-4 नोट कर लिए थे। उनको मैं एक बार प्रैक्टिस करती थी, बस क्वेश्चन पढ़ा सॉल्व किया, क्वेश्चन पढ़ा सॉल्व किया, और फिर आंसर्स कंपेयर कर लेती थी कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो ये मेरा फिजिकल हो जाता था। केमिस्ट्री पे मैं इतना ही करती थी। फिजिक्स में मैं हर टॉपिक के मैंने 3-4 अच्छे क्वेश्चंस भी लिखे हुए थे, और मैं हर का कॉन्सेप्ट अपने लिखती थी कि ये ऐसा होगा, मतलब ऐसे मैं वर्ड्स में बोल रही हूँ कि लिखती थी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है, रोटेशन में ये मतलब यहाँ पे पुली है, या फिर डिस्क रोटेट कर रही है, या फिर सिर्फ एक रिंग रोटेट कर रही है। तो मैं ये ऐसा बोल बोल के लिखती थी बिना नोट्स को देखे, एंड देन नोट्स को उससे कंपेयर करती थी। एंड हर टॉपिक के 2-3 अच्छे क्वेश्चंस जो मुझे लगता था कि हाँ यार ये मुझे आना चाहिए, वो कर लेती थी। एंड अगर थोड़ा ज्यादा टाइम है तो मैं एक टॉपिक का अगर मान लो 60 क्वेश्चन है, तो मैं अपने आप को 1 घंटा देके पूरा पास्ट ईयर बना लेती थी। तो ऐसे तुम भी कर सकते हो। मैथ्स में मेरा फिक्स था फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं, कोई और क्वेश्चन में नहीं बनाती थी। मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि मैम आपने इंजीनियरिंग कौन सी ब्रांच करी है? केमिकल। केमिकल। और मैम आपको मैम फिर उसके हिसाब से मार्केट में मैम क्या मार्केट में कैसी डिमांड लगी मैम, कि उसकी कितनी डिमांड है और बाकी ब्रांचेस मैं की कितनी रैकेट है? में काम करती हूँ यार, मैं रैकेट में काम करती हूँ, और हम ये एग्जैक्टली हम डेटॉल, हार्पिक, लाइजॉल हमारे ब्रांड्स हैं। तो ग्लोबल एमएनसी कंपनी है, रोल अच्छा है, मैं नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हूँ, और मतलब अच्छी जॉब है इन टर्म्स ऑफ डे 1 को मेरी नौकरी लगी थी, मतलब आई डोंट नो तो मैं प्लेसमेंट जो होती है। एंड मतलब मैं इतना मेरी माइनर कंप्यूटर साइंस है, बट मुझे कभी ज्यादा इंटरेस्ट आया नहीं। और सैलरी वाइज भी अच्छी होती है यार, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, अगर तुम कॉलेजेस के बारे में अगर पूछ रहे हो कि ब्रांच देखनी चाहिए, अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक बहुत इंटरेस्ट है तब तो अलग बात है, मतलब किसी किसी को पहले से पता होता है तो अलग चीज है। बट अगर नहीं है तो मैं ऐसा मानती हूँ कि एक अच्छा माहौल और एक कॉलेज जहाँ पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांच से थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब ब्रांच प्रायोरिटाइज करो, बट मे बी सिमिलर कॉलेजेस में तुम ब्रांच प्रायोरिटाइज कर सकते हो, बट एक अच्छा कॉलेज तुमको ब्रांच चेंज भी तुम कर ही सकते हो अच्छे से पढ़ के। अदरवाइज काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसके थ्रू तुम दूसरे का सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल केमिकल में ही मेरे साथ एक लड़की थी, वो आगे जाकर के पीएचडी कर रही है इन मैकेनिकल। मेरे साथ एक और मतलब लड़का था, वो कंप्यूटर साइंस कर रहा है और वो भी गूगल में काम करता है। तो केमिकल के होने से हमारे करियर पाथ बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं है। मैम ये पॉसिबिलिटी होती है कि तुम, क्योंकि 4 पूरे साल है और तुम 17 साल की एज पे ऑलमोस्ट एंटर कर रहे होगे, 17-18 होते हैं, तो
तुम 4 साल में बहुत कुछ सीखोगे, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। कुछ लोगों को इंजीनियरिंग ही पसंद नहीं होती है तो वो मैनेजमेंट करते हैं। तुम्हें ये सारा एक्सपोजर मिलेगा, इसीलिए माहौल और जो तुम्हारे पियर्स हैं, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा अपने दोस्तों के साथ रहोगे, अपने एज के लोग हैं, वो अच्छे हों, ये सबसे ज्यादा मेरे को लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इसको। हाँ जी, आई सी हैंड रेस। मैं 1 सेकेंड, जो जो चीजें मुझे कवर करनी है मैं कर लेती हूँ इन द नेक्स्ट 5 minutes एंड देन हम क्वेश्चंस लेंगे। ओके ठीक है, एक काम कर सकते हो आप लोग, कुछ क्वेश्चंस आपको टाइप करने हैं अगर तो आप कर दो, मे बी हम उसको ले सकते हैं फिर। मैम चैट इज नॉट अलाउड सो नहीं लिख सकते। अच्छा ओके, देन यू कैन रेज योर हैंड एंड देन वी कैन टेक इट। मैं एक ही लास्ट चीज, जैसे करियर ऑप्शंस एंड ऑल मैंने बता ही दिया। मैं बस एक ही चीज पे फोकस और करना चाहूंगी, विच इज योर स्ट्रेस वाला पार्ट। आई जस्ट टेक 2-3 minutes, बट 2 साल बहुत लंबा टाइम है एंड काफी बार होगा कि यू विल नॉट फील हमेशा फुली कॉन्फिडेंट। तो हमेशा याद रखना, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि यार कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं, तो मेरे को हमेशा लगता है कि जेई की एग्जाम हार्ड वर्क का एग्जाम है। स्मार्टली हार्ड वर्क करना है, बट एट द एंड हार्ड वर्क करना है, मेहनत का एग्जाम है। तुमने अगर मेहनत की, चाहे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करो, जैसे मैंने बोला कोचिंग रेगुलरली करो, और घर पे अच्छे से सिंसियर रहो, तो अगर तुमने मेहनत की है ना तो तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा। चाहे तुम मतलब वेर एवर यू आर, कहीं भी रहते हो, कहीं से भी आते हो, वो तुम्हें मिलेगा इफ यू डू हार्ड वर्क। तो वेन एवर यू फील लो, हमेशा ये याद रखना कि मुझे बस मेहनत करनी है, जो रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। एंड कभी कोई टेस्ट बुरा जाए तो उसको रिव्यू में ज्यादा मेहनत करना, कि यू रिव्यू इट वेल, तुम देखो कि क्यों बुरा गया। मे बी मैंने सिली मिस्टेक ज्यादा की, मे बी मैंने क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं जल्दी जल्दी में, मे बी मैं आज सो के नहीं आई ठीक से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मे बी मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, मे बी मेरा क्वेश्चन देने का स्ट्रैटेजी सही नहीं था, मे बी ये टॉपिक पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। जब तुम हर टेस्ट को ऐसे एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारे वीकनेस क्या है, तुम्हारे नेगेटिव्स कम होना शुरू होंगे, और उस टेस्ट से तुमने कुछ सीखा होगा। वरना टेस्ट क्या है, दे दिया छोड़ दिया। तो जब टेस्ट बुरा जाए या तुम्हें फील हो कि यार ये नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा खुद को और पुश करना। एंड इसीलिए मैंने बोला एक टाइम होना चाहिए जब तुम इस पूरे प्रेपरेशन से दूर कोई ऐसी चीज करो जो तुम्हें पसंद आती है, जो तुम्हें थोड़ा आराम रिलैक्स करे। जैसे मैं खेलती थी, तुम कुछ और कर सकते हो, बट वो काफी जरूरी है। दीदी 11 क्लास हार्ड होती है, ये मुझे ही लगती है। हार्ड होती भी है, और अगर 10 से कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि हार्ड होती है, इन सेंस कि 10 तक तुम थोड़ी सी पढ़ाई एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ के तुम्हारा हो जाता है। 11th में तुम्हें अच्छे से रोज पढ़ाई करने की जरूरत है, मैं ऐसा मानती हूँ। मैम प्रिपरेशन के साथ टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि लाइक एक टाइम आता है कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, कोचिंग स्कूल फिर डीमोटिवेशन, समझ रहे हो? हाँ तो यार, कोचिंग और जैसे स्कूल है, तो मे बी एक तो स्कूल जाते हो, एक तुम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस करते होगे। इन दोनों के बीच में मैंने जैसे बोला, तुम स्कूल में मे बी थोड़ा टाइम, जब तुम्हारे तुम्हें लगता है कि अच्छा हाँ ये चीज मुझे आ गई है, तो वहां पे तुम थोड़ा अपनी सेल्फ स्टडी कर लो। सुबह का टाइम, अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो तुम सुबह 2 घंटे पढ़ सकते हो, तुम शाम को 2 घंटे पढ़ सकते हो। और कोचिंग में जैसे मैंने बोला, क्लास में जितने क्वेश्चन हुए वो तुम्हें क्लास में ही समझ लेने चाहिए। तो ऐसा मत सोचो कि अरे मुझे बहुत कुछ बनाना है, जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है बस इतना इंश्योर करो कि तुम उसको समझ जाओ। ट्रस्ट मी, तुम्हें काफी आगे लेके जाएगा। मतलब मेरी कोचिंग तुम्हारे से ऑलमोस्ट ट्रिपल होती थी, मतलब मैं लंच खाते खाते भी किसी की क्लास सुन रही होती थी मेरे सर की। तो बहुत सारे बच्चे थे वो बोलते थे अरे हम सिर्फ हमेशा सुनते रहेंगे, हम अपना नहीं सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। तो जब क्लास में भी सॉल्व करते हो ना, उसको ऐसे ही सोचना कि अरे मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ, खुद सॉल्व कर रहा हूँ। और 2 घंटा कभी भी सुबह शाम
पूरे उसको थोड़ा रिवाइज कर लो कि क्या चल रहा है। जैसे मैंने स्कूल में कर लिया था, मैं 2 दिन ही स्कूल जाती थी, 3 दिन ही स्कूल जाती थी। तुम मतलब टू ईच हिज ओन, मतलब तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लग रहा हो तो जा सकते हो। तो मैं ट्रैवल भी करती थी, मेरा स्कूल 30 किलोमीटर दूर था, तो मेरे को ट्रैवल भी करना पड़ता था स्कूल के लिए। तो मैं जाने के रास्ते में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती थी। स्कूल में जैसे मैंने बोला, कोई पीरियड्स छोड़ करके थोड़ा पढ़ लिया कि हाँ चलो ये सीख जाती हो थोड़ा। तो ये तुम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल सकते हो। एंड देन वीकेंड को प्रोटेक्ट करो अपने, जो सैटरडे संडे तुम्हारा होता है उसमें जैसे कोचिंग होती होगी, आई अज्यूम कोचिंग के अलावा स्कूल नहीं होता होगा, तो सेकेंड सैटरडे को स्कूल नहीं होता होगा, बाकी दिन शायद होता होगा। यस मैम, लाइक वीकेंड्स को ही कैसे मैनेज, क्योंकि कई बार होता है कि वीकेंड्स में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब फैमिली होती है, सब कुछ होता है, तो उस बीच में यार तो फैमिली को ना थोड़ा प्रायोरिटीज करने बोला कि 2 साल है, थोड़ा आप लोग थोड़ा एडजस्ट करो। एंड मतलब तुम अगर अपनी सीरियसनेस दिखाओगे ना तो लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे। एंड थोड़ा सा उस पर प्रेशर डालो कि मान लो तुम अपना रूटीन बना लो कि मैं 6 से मान लो सुबह 7 बजे से लेकर के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ूंगी, फिर 9 से ये, और केमिस्ट्री में भी क्या पढ़ूंगी तुम्हारे पास फिक्स होना चाहिए। जैसे मैं बोल रही थी ना, तुम हर एक टॉपिक का लिख लो कि तुम्हें क्या बनाना है, तुम उसमें गोला गोला कर लो कि ये 3 चीजें करूंगी या करूंगे। एंड देन उसको तुम उस वीकेंड पे खत्म करो कि ये 3-4 चीजें हमने कर ली। बीच में थोड़ा सा तुम खेल आए। ऐसा नहीं बोल रही कि फैमिली के साथ कहीं बाहर मत जाओ, मान लो तुम जाने वाले हो तो थोड़ा तुम्हें फ्राइडे को में भी ज्यादा काम करना पड़े, बट ये इंश्योर करो कि तुम वीकेंड को अगर 12 घंटे पढ़ते हो तो तुम्हारे 24 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, दोनों दिन मिला के। एंड मतलब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ नोटिस किया है, तुम थोड़ा सा प्रेशर लगाओ ना, तुम थोड़ा सा बोलो, पेरेंट्स बहुत इजीली तुम्हारे को अकोमोडेट करते हैं, वो तुम्हें पानी तक लाके तुम्हारे डेस्क पे रख के दे देंगे, या कोई भी। तो वो है ना, तुम अगर बोल के देखो बस, तो जो भी तुम्हारा मतलब जो भी तुम्हारे साथ रहता है या जहाँ पे भी तुम्हारी एंगेजमेंट है, तुम एक बार बोलो कि अरे मैं पढ़ लेती हूँ, ये थोड़ा सा आ जाऊंगी, बाकी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, तो लोगों को समझ आएगा। क्योंकि 2 साल की बात है, 2 साल बाद तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, और तुम अपने साथ साथ अपने घर वालों के लिए भी बहुत प्राउड होता है जब तुम अच्छे किसी कॉलेज में जाओगे तो। यस मैम। तो उसको हमेशा याद रखना कि अभी थोड़ा सा कम मस्ती करेंगे, थोड़ा कम टाइम मिलेगा, सोशल मीडिया नहीं यूज करेंगे, तो काफी जाके हेल्प होगी। एंड लंबा टाइम बैठा करो, मतलब अगर जेई मेन का पेपर 3 घंटा होता है तो तुम्हें 6 घंटा बैठना आना चाहिए एक बार में। अब सैटरडे को अगर बैठ रहे हो तो 6 घंटे, क्योंकि 3 घंटा बहुत लोगों से बैठा ही नहीं जाता है, दूसरे घंटे तक उनको वही बेचैनी होने लगती है कि अरे एक बार उठने को मिल जाए। तो मे बी तुम 6 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करो, तो 3 तुम एकदम आराम से बैठ पाओगे। सो उसमें अपने वीकेंड को ना बहुत प्रोटेक्ट करो कि मेरा वीकेंड पे ये 4 टॉपिक का ये 4 चीजें करने का प्लान है पर सब्जेक्ट। केमिस्ट्री भी करूंगी, फिजिक्स भी करूंगा, मैथ्स भी करूंगा, एंड देन उसको करना ही करना है। ये नहीं कि चलो कोई नहीं नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ऐसे नहीं, करना है तो करना है। अब अगर मैं 3 घंटे मूवी देख के आई तो मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगी। मैम एक डाउट। मैंने किसी ने क्वेश्चन चैट में डाला था, मैं पहले वो ले लेती हूँ, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे करें, आई थिंक किसी ने पूछा था। तो यार फिजिक्स का क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल ही होता है, तो इन जनरल फिजिक्स का अगर तुम्हें करना है ना, तो मैं HC वर्मा बनाती थी और अपना जो कोचिंग का मटेरियल होता था उतना ही करती थी। तो पहले मैं कोचिंग का मटेरियल करती थी जो क्लास में पढ़ाई हुई, क्लास में 3-4 तुम्हें इलस्ट्रेशंस बताते होंगे कि एग्जांपल्स सॉल्व करके दिखाते होंगे सर, तो उसको मैं प्रैक्टिस करती थी। एंड देन धीरे धीरे HCV, या मतलब मान लो तुम पास्ट ईयर क्वेश्चन बना रहे हो तो हमेशा टाइम करती थी खुद को, और फिर सोच सोच के बनाती थी कि अच्छा हाँ कॉन्सेप्ट ये बोलता है, मुझे लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए। एंड पूरा अपना थॉट, क्योंकि मैंने बताया था मेरा फिजिक्स वीक था, तो मैं पूरा थॉट प्रोसेस लिखती थी कि मैं क्यों सोच रही हूँ ये, और फिर बनाती थी, टाइम करके ही बनाती थी। मतलब इतना नहीं कि थॉट प्रोसेस सोचने में आधे घंटे में बन रहा है क्वेश्चन 2 मिनट में, बट सोच सोच के कि हाँ ये ऐसा 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 है, और क्वेश्चन सॉल्व किया। और मैंने एकदम फिक्स कर लिया था, जैसे मुझे रोटेशन ज्यादा नहीं समझ में आती थी, कोई बात नहीं,
जो 5 क्वेश्चन क्लास में हुए थे उतने ही समझ में आ जाए मुझे काफी है। उससे मैं डीमोटिवेट नहीं होती थी, मेरे को पता था एग्जाम में बहुत कुछ आएगा, इस ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो क्लास में पढ़ाई हुई मैंने, क्योंकि अपना टाइम दिया है, हमेशा अपने टाइम को ना बहुत वैल्यू करना, कि मैंने अपना टाइम देके पढ़ाई की है यहाँ पे, तो मुझे सीख के तो जाना है क्लास से। तो क्लास में अगर 5 क्वेश्चन हुए तो मुझे 5 क्वेश्चन आ जाने चाहिए। जब तुम वैसे देखोगे ना तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि अरे क्लास और स्कूल इतना टाइम जा रहा है। तुम हमेशा सोचो मैं टाइम दे रही हूँ तो मैं सीख के भी कुछ आऊंगी। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स तुम उस तरीके से कर सकते हो। अगर तुम्हें उतने भी, मुझे एनसीईआरटी फिजिक्स की थोड़ी टफ लगती है एज कम्पेयर टू मे बी कोचिंग का मटेरियल या एचसीवी, तो मे बी पहले एचसीवी बनाओ देन एनसीईआरटी ट्राई करो। एंड फिजिक्स में पहले दिमाग में वो आ जाना चाहिए कि लॉजिक क्या है। जब दिमाग में लॉजिक आ जाए तब पेन से सिर्फ आंसर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैकेनिक्स का क्वेश्चन है तो फ्री बॉडी डायग्राम तुरंत बना लेनी चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम बन गई, अगर वो सही बनी है तो तुम 99% क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे। अगर फ्री बॉडी डायग्राम में ही प्रॉब्लम रहेगी तो दिक्कत है। तो वहां पे उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करो। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है तो तुम्हारी लेंसेज, तुम्हारा फोकल लेंथ, तुम्हारी बेसिक चीजें एकदम सही से हो जानी चाहिए। तुमने क्वेश्चन सही से पढ़ा होना चाहिए, कौन सा कैसे टाइप की लेंस की बात हो रही है, कहाँ पे इमेज बनने वाली है। अगर तुमने उतना तक वो डायग्राम सही से सोच ली, बना ली, तो तुम क्वेश्चन कर ही लोगे। करेक्ट। एसएचएम का क्वेश्चन है तो तुम्हें एक बार दिख रहा होना चाहिए। तो ये मन में सोचो फटाक से कि अच्छा ये टॉपिक है, ये बेसिक चीज होती है, ये बना लूंगी मैं ठीक से। इसका अगर मेरा कॉन्सेप्ट एकदम सही है तो आगे तो मैं बना लूंगी। हर्डल वहीं पे होती है, किसी किसी की एफबीडी ही गलत बन रही होती है। अगर एफबीडी गलत बनेगी तो तुम फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं, मतलब एक बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, बट गलत होना शुरू हो जाएगा, सिली मिस्टेक, नेगेटिव आएंगे। ओके, आई मैम थिंक, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हाँ करेक्ट, यस प्लीज गो अहेड। मैम 11th और 12th के बीच में अगर ड्रॉप ले लेते हैं तो जेई के मतलब पेपर देने के चांस जैसे कि 4 अटेम्प्ट होते हैं तो फिर कम हो जाते हैं क्या? 11th और 12th के बीच में ड्रॉप? यस मैम। नहीं मैम अटेम्प्ट कम थोड़ी ना होते हैं ना, यार, पर उतने ही रहते हैं 11th ना मैम। पर 11th और 12th के बीच में ड्रॉप का रीजन जस्टिफाई करना पड़ता है ना, बिकॉज मतलब तुम 11th पार करो तो तुम्हें नेक्स्ट ईयर 12th में ज्वाइन करना चाहिए आइडियली। यस मैम, बट मैम बच्चे करते हैं ना मैम ड्रॉप, ऐसे 11th पास आउट कर लिया फिर उसके बाद ड्रॉप लिया। अच्छा, मैंने मतलब इन माय नॉलेज मैंने नहीं देखा है। मैंने 12th के बाद लोगों को ड्रॉप लेते देखा है, जो एक चांस, एक साल एक्स्ट्रा अलाउड होता है। बट ओके मैम। 11th और 12th के बीच में मतलब मैंने कभी नहीं देखा है। मे बी मैं ओपन से करते हैं ना, लाइक वो स्कूल 12th 11th के बाद ओपन करते हैं 12th जेई के लिए। यार मतलब अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे, मतलब अच्छे से पढ़ाई, तुम्हें तो यहाँ अवंती के थ्रू भी इतना हेल्प मिल रही है, मतलब इतने अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, एंड तुम्हारे टेस्ट होते हैं जो इंडिया लेवल पे होते हैं, तो इतना ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस मैम। और मैम तो एक क्वेश्चन और था। हाँ जी बताइए। मैम एनडीए और जेई दोनों मतलब एक साथ कर सकते हैं क्या, मतलब मैनेज हो सकता है क्या? यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही आती है तो हो ही सकता है। यस मैम, और अलग से बस मैम इंग्लिश और हिस्ट्री वगैरह बस? यार जीके आती है तो आप वो एग्जाम से पहले पढ़ सकते हो, एंड बाकी मतलब आप बोर्ड्स तक तो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे फोकस करो अच्छे से। बट आई वुड स्टिल से कि अगर जेई टारगेट है, क्योंकि दोनों बहुत अलग स्ट्रीम्स है, मतलब आप आर्मी में जाना चाहो या जेई में जाना चाहो, बहुत अलग है लाइफ में चॉइसेस ही। तो यस अगर मैम। क्लैरिटी है कि कौन सा वाला करना है दोनों में से, तो पहले वो ट्राई करो। दोनों में ऑफ कोर्स टाइम रहता है कि अगर इफ यू फील कि नहीं ये नहीं हो रहा या कुछ ऐसा लगता है तो आगे जाके सोच सकते हो। बट पहले के लिए टारगेट एक ही होना चाहिए। ज्यादा ऑप्शंस रख के आदमी कंफ्यूज हो जाता है। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, मैं एक बार मैम क्वेश्चंस यहाँ से लेती हूँ। ठीक है, आई थिंक दीपक वाज आस्किंग अ क्वेश्चन। आई वेट दीपक 5 मिनट में, बस यहाँ के क्वेश्चंस खत्म करके देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। ओके।
मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए कितना टाइम देना चाहिए? मेरा एक सिंपल रूल था, एग्जाम मॉक टेस्ट होने के बाद खाना खाया, बिना कोई आंसर की कुछ भी देखे उसका रिव्यू किया, बिना कुछ भी सुने पढ़े। अगर 3 घंटे का मॉक टेस्ट है तो 4 घंटे 4.5 घंटे में रिव्यू हो जाता है। वो रिव्यू करने के बाद ही डाउट्स पूछे। उस तक मैं किसी से डाउट भी नहीं पूछना चाहती थी। ये मैं पर्सनली ऐसे करती थी, क्योंकि फिर मुझे एक बार पहले प्रोसेस करना होता, तो हो सकता है एग्जाम में नहीं बना भी बन जाए। तो मैं तो इस मैम पता तरीके से कैसे लगी जो हमने एनालिसिस किया वो सही किया कि गलत किया, कि हमारा आंसर की तो होगी नहीं हमारे पास, और जो क्वेश्चन टेस्ट में गलत गए वो भी हमें नहीं पता कि क्यों गलत गए, तो पता कैसे चलेगा कि कौन से गलत थे कौन से सही थे? ये क्यों पता करना है? तुम पहले हर क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हें ये पता है ना कि एग्जाम में तुमने उस क्वेश्चन का कौन सा आंसर किया है। अब तुम्हारे एनालिसिस में तुम्हें क्या लगता है उसका सही आंसर है, ये तुम पहले अपनी एनालिसिस में फिर से वो क्वेश्चन बनाओ। मान लो तुमने फिर से गलती किया, तो तुम्हारी एनालिसिस के बाद तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत थी। तो तुमने पूरी एनालिसिस कर ली, तुमने फिर से हर एक क्वेश्चन सोच लिया कि मान लो मैं ये क्वेश्चन में यही आंसर करता है। एग्जाम स्ट्रेस में कुछ नहीं, तुमको 10 सिली मिस्टेक पता चल जाएंगे, अरे यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ही गलत कर दी, मे बी ये क्वेश्चन छूट गया, टाइम नहीं मिला। जब तुम्हारा ये पूरा हो जाए तब आंसर की उठा के आंसर की से मैच करो कि तुमने जो भी बनाए थे उसमें से कितने सही हो रहे हैं, तुमने कौन से क्वेश्चन गलत किए क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है, कौन से तुम्हारी सिली मिस्टेक से गलत हुए, कौन सा टाइम छूट गया, कौन सा टॉपिक तुमने शायद पढ़ा ही नहीं है अभी तक। पर पहले आंसर की हाथ में नहीं होनी चाहिए। पहले ये एनालिसिस नहीं करना है कि कौन से सही हुए कौन से गलत हुए, पहले सब वापस बना लो कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी अवेयरनेस हो कि एग्जाम के बाद तुम खुद से अपनी गलतियां निकाल पाओ, तो इट इज अ गुड थिंग, बिकॉज देन एटलीस्ट तुम्हारे कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत नहीं है। स्पीड की वजह से मे बी थोड़ी गलतियां हो रही है, बट अगर तुम्हें ये पता चले कि तुम आराम से भी वही आंसर लिखते हो, देन मे बी तुम कुछ गलत, तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है, ये अवेयरनेस आएगी तुम्हें, तो तुम उसको वापस लोगे। ठीक है, मतलब यस हर मैम। किसी का अप्रोच अलग हो सकता है, बट मेरा ये अप्रोच था, तो मैं ऐसे करती थी। मैम मेरा एक डाउट है। यार आई जस्ट टेक, मैं एक बार यहाँ के क्वेश्चंस खत्म करके देन दीपक एंड देन आपको लेती हूँ। तनीषा, राइट? यस ओके। विच इज द बेस्ट बुक फॉर जेई मेंस? एनसीईआरटीज करने चाहिए तीनों सब्जेक्ट के। पास्ट ईयर क्वेश्चन करना चाहिए। फिजिक्स के लिए मैंने अच्छी वर्मा बनाई थी। एंड अगर तुम्हारा कोचिंग का मटेरियल होता होगा तो वो कर, मैं अपने कोचिंग का जो मटेरियल होता था वो करती थी। तो जो तुम्हें लाइक क्लास में कराते हैं ना क्वेश्चंस, उसका क्वेश्चन बैंक जो हो गया वो करती थी। एचसी वर्मा मैं फिजिक्स में बनाती थी जेई मेंस के लिए भी। और मैथ्स में मैंने जो बुक बनाई थी आई डोंट थिंक अब कोई यूज करता है, बट टाटा मैग्रो हिल बनाई थी। एडवांस मेंस मतलब एक ही बुक ही बनाई थी मैंने। पर टाटा मैग्रो हिल अभी जो आती है वो नहीं, एक बहुत पुरानी छोटी बुक आती थी, वो सेकंड हैंड बुक स्टोर से खरीदी थी मैंने, तो मैंने उतना ही बनाया था। हाँ, एंड केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के ऊपर मैंने जो मैंने एक बोला ना इसके लिए फिजिकल के लिए मैंने वो आरसी मुखर्जी बनाई थी। कोई भी बुक बना सकते हो जिसमें क्वेश्चंस मिल जाए, एंड बस। और मैंने एडवांस के लिए भी यही बुक्स बनाई थी, मतलब ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया था। एडवांस के लिए मे भी थोड़ा और कोचिंग में क्वेश्चंस कराते ही हैं तो वो कर लिए थे। मैम मैम मैथ के लिए आरडी शर्मा कैसी रहेगी? सॉरी मैम मैथ के लिए आरडी शर्मा बुक। यार अच्छी है, बट मुझे लगता है कि बहुत क्वेश्चंस हैं, मतलब एक एक छोटे छोटे टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए यूज नहीं की थी। तो मुझे लगता है पर बना सकते हो, बट मतलब तुम्हें आई थिंक कोचिंग से भी एक वो मिलता होगा ना, क्वेश्चन बैंक टाइप, पास्ट ईयर क्वेश्चंस टाइप। मैम कोचिंग नहीं है यहाँ, मैम ट्यूशन है बस। ओके, नहीं अवंती में जब सर पढ़ाते होंगे तो कुछ क्वेश्चंस देते होंगे ना तुम्हें? हाँ वो देते हैं। यस मैम, होमवर्क में मिल जाते हैं। हाँ, होमवर्क में जितने क्वेश्चन मिलते हैं इतना, और पास्ट ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी मेरे को लगता है इनफ है। हेलो मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक चीज पूछनी थी। मैम मैं मतलब मैथ क्वेश्चंस कर रहा था, तो जो लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस होते हैं मॉड्यूल्स के,
मैम वो मुझसे बन गए थे, लेकिन स्टेट लाइन की बात है ये। लेकिन जब मैं पीवाईक्यू करने गया तो मेरे से 2014 का पहला पीवाईक्यू ही नहीं हुआ। मतलब तो मैं इसको क्या कहूँ, मतलब मैंने लैग किया कहीं या फिर नहीं हो सकता है वो पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छा हो, नहीं, वो लेम सा क्वेश्चन था। मतलब उसको अगर कैटेगरी वाइज मे बी तुमने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं किया हो। हो सकता है। एंड मैम एक और चीज थी मैम, मेरी केमिस्ट्री अच्छे तरह वीक है। मतलब तो नंबर जो मतलब सी अगर 11th में वीक है देन 12th तक वीक मत रहने देना, अच्छा क्योंकि तुम्हें अभी से अगर ये नॉलेज है, मतलब मैंने बहुत लेट रियलाइज किया था, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो। मे बी नहीं पसंद आती है, लाइक बहुत पसंद ही नहीं है पढ़ना, तो टाइम दो। मे बी एक ऐसा दोस्त जिसको केमिस्ट्री पसंद है उसके साथ पढ़ो, अच्छा ठीक है। कुछ एक तरीका ढूंढ के, मतलब समथिंग इनोवेटिव। जैसे मैंने अपने मेरी क्लास में जो एक बच्चा था जिसको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री आती थी, बहुत इंटरेस्ट था, मैंने उसको बोला था मुझे रोज सुबह ना 10 क्वेश्चन पूछ लिया करो कोई एक टॉपिक से, तो एटलीस्ट मैं 10 क्वेश्चन तो सीख जाती थी उस टॉपिक के। ऐसा कुछ भी थोड़ा एक इनोवेटिव तुम कर सकते हो। ठीक है। एक बार मैं मानसी का क्वेश्चन लेती हूँ। इफ यू डोंट टेक कोचिंग देन सेल्फ स्टडी इज सफिशिएंट। व्हेन आई से कोचिंग आई जस्ट ट्राई टू, मतलब मेरा ऐसा मीनिंग है जो तुम्हें कंसर्टेड जेई के लिए हेल्प मिल रही हो, क्योंकि स्कूल में काफी बार वो लोग सिखाते हैं कि मैथ्स में तुम वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे, बट जैसे कुछ लोगों के साथ स्कूल में ही तुम अवंती के साथ पढ़ते होगे, कुछ लोग ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे, तो इतना काफी है। इसके अलावा तुम सेल्फ स्टडी करो, और जगह जगह जाके नॉलेज लेने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। मेरा जो स्कूल था उसमें बेसिक मतलब पढ़ाई होती थी कि फॉर्मेट कैसा होता है बोर्ड का, उस हिसाब से पढ़ाई होती थी। बहुत कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, मतलब जैसे यहाँ पे तुम्हारे किसी किसी के स्कूल में होगा ना जहाँ पे तुम्हें स्कूल में ही पढ़ाई होती है फॉर जेई ऑल्सो। मेरा ऐसा नहीं था। तो उसके बाद जो कोचिंग, मतलब जहाँ पे मेरी जेई के रिलेटेड मुझे टीचर्स मिलते थे जो मुझे जेई की हेल्प करते थे टॉपिक समझने में, उतना इनफ है। उसके बाद सेल्फ स्टडी करो। आई होप मतलब मानसी का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यस मैम। या जेई मेंस में जेई एडवांस देने के लिए परसेंटाइल्स अगेन लाइक आई सेड बैकग्राउंड्स पे डिपेंड करती हैं टू क्वालिफाई। एंड देन तुम्हारा जो परसेंटाइल स्कोर आता है उसमें तुम्हारा मतलब आई थिंक अब बोर्ड का स्कोर भी ऐड होता है, एंड तुम्हारा एग्जाम का भी स्कोर ऐड होता है। एग्जाम में तुम्हारा परसेंटाइल बेसिकली निकलेगा कि तुमने कौन से स्लॉट में दिया है, उसमें क्या एवरेज मार्क्स आए हैं, उसमें तुम्हारा क्या एवरेज था, उस हिसाब से वो परसेंटाइल तुम्हारा बता देंगे। नेट ऑफ तुम्हारा एक परसेंटाइल आ जाता है। तो मतलब तुम ऑन द रेडी रेफरेंस भी देख सकते हो, बट अगेन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज वो डिफरेंट एक परसेंटाइल होता है। करेक्ट? मैम कैन आई आस्क? आई विल जस्ट रिक्वेस्ट, मैं एक बार ये खत्म कर लेती हूँ एंड देन मैं दीपक का क्वेश्चन लेना चाहती हूँ एंड देन मे बी वी कैन मूव। ओके, बेस्ट बुक फॉर जेई आई थिंक दैट इज डन। यार मैथ्स अच्छा है और केमिस्ट्री फिजिक्स वीक है ऐसा कुछ होता नहीं है। हम सब अभी बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं हर सब्जेक्ट का, तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। सोलली मेरे को फिजिक्स इसलिए नहीं समझ आती थी क्योंकि मैंने 9-10 में उसका बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं था, तो मे बी ऐसा कोई रीजन हो सकता है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। एग्जाम देते देते मुझे फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स आए थे इन मेंस इन एडवांस देन मैथ्स, तो नेट ऑफ हो जाता है। केमिस्ट्री यार मेरा अच्छी नहीं थी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैंने पढ़ी कम थी, तो वो सेल्फ प्रॉब्लम है। तो अगर तुम्हें, इसीलिए मैं बोल रही हूँ तुम बहुत बेसिक्स पढ़ रहे हो हर एक टॉपिक का, तुम हर चीज अच्छे से पढ़ सकते हो। बस अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मतलब फाउंडेशन उतनी अच्छी नहीं है किसी टॉपिक की, या मे बी कुछ गलत कॉन्सेप्ट सीख गए हो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। ओके दीपक, मे बी वी कैन टेक योर क्वेश्चन। मैम मेरे डाउट में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैम 2-3 डाउट है। ओके ऑल राइट, मतलब
वी कैन ऑल्सो कनेक्ट वन ऑन वन, मतलब कुछ ऐसा होगा तो, बट मैं एक बार यहाँ फिर मतलब आप बोल सकते हो अपना डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। मैम माय फर्स्ट डाउट इज दैट कि मैम जो हमारी पूरी 11th है वो पूरी बैकलॉग में गई है मैम, तो क्या हम एक एज इन साल में आईआईटी वो एडवांस हम क्रैक कर सकते हैं या क्वालिफाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल। कि मैम मतलब 10th में थोड़ी ऐसी आइडियोलॉजी बनाई थी कि 10th में बहुत पढ़ाई कर ली, 11th में मस्ती करेंगे, वो करेंगे, फिर 12th में सीरियस होंगे, ऐसे थोड़ी मतलब माइंडसेट करा था, तो वही माइंडसेट थोड़ा रह गया और अभी तक भी मेरा हर सब्जेक्ट में मिनिमम 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट है बस। अगर ऐसा है ना तो भी तुम कर सकते हो। हमेशा याद रखना, तुम अगर तुम्हें सेल्फ अवेयर हो कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, तो मे भी बाकी लोग 6 घंटे पढ़ते, तुम्हें 14 पढ़ना पड़े, बट हो तो सकता है। ओके मैम। मैं बताती हूँ, जब मेरा एक बचपन का दोस्त था, तो मैं 10th में उनके घर गई थी, एंड मैं जब गई तो उसने मुझे ये बताया 10th के एकदम एंड में, ठीक है, 11th स्टार्ट होने के जस्ट पहले, कि उसका पूरा 12th का सिलेबस हो गया है। मेरा बैचमेट था, और मैंने तो मुझे लगा अरे इसका तो हो गया, सब बच्चों का हो जाता है, तो कैसे होगा मेरा, मैं मेरा कैसे होगा एग्जाम में। ने बताया मेरा पूरा 12th तक का सिलेबस हो गया है। मैंने हमेशा रियलाइज किया 1 साल 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। वो अगर उसको बाद में सिर्फ 4 घंटे पढ़ने की मेहनत करनी पड़ती थी, मुझे मे बी 14 करनी पड़ेगी, पर 14 करके हो जाएगा। मेहनत इक्वली अमाउंट की लगती है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को फायदा होता है अर्ली स्टार्ट करने का, सिंसियर रहने का, बट अगर तुम्हें अभी भी करना है और तुम सिंसियर रहो तो तुम कर सकते हो। ओके मैम। मैम मेरा सेकंड डाउट ये है कि मैम कंफ्यूजन एक चीज में बहुत होती है मटेरियल लेकर, कि क्या पढ़ना चाहिए। दोस्त प्रेफर करते हैं कि सिंगिज कर लो या फिर और कोई बुक कर लो, एच सी वर्मा, और मैथ के लिए वो आर डी शर्मा या फिर और कुछ बुक कर लो। और मैम मेरा एक दोस्त है, मैं उससे मटेरियल लेके आता हूँ, वो पढ़ता हूँ। तो मैम ऐसी कंफ्यूजन रहती है क्योंकि अब मेरे पास टाइम कम है और मेरे को कोई वैल्यूएबल मटेरियल लगाना है जो मेरे को कम समय में अच्छा स्कोर दे पाए। आप जिन टीचर से पढ़ रहे हो, आपके पास होंगे मैथ्स के टीचर, यस मैम। करेक्ट? मैथ्स के सर होंगे आपके, उनसे आप पूछो कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। एक बुक बताएंगे वो, और वो एक ही बुक पढ़ना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि टीचर से थोड़ी स्पेसिफिक होती है बुक। आपको जो भी जेई की मैथ्स पढ़ा रहा है, वो जिस बुक का क्योंकि हर बंदे का एक पढ़ाने का भी तरीका होता है, वो किस बुक के साथ सबसे अच्छे से उनका जा रहा है, वो बुक बना लो। बुक बनाना, कोई भी एक बुक बना लोगे काफी है। मैम बहुत बट सारी किताबें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक डाउट किताब नहीं आ अच्छे जाता। से समझ के पढ़ो। ये नहीं कि इसका भी मटेरियल उठा के पढ़ लेते हैं, उसका भी मटेरियल उठा के पढ़ लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आईआईटी के जेई मेंस के पिछले साल के क्वेश्चन बनने चाहिए, प्रीवियस ईयर। जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर होने चाहिए। मे बी तुम एनसीईआरटी पूरी अच्छे से होनी चाहिए, और कोई एक मतलब जैसे तुम्हारा जो क्लास के क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से होने चाहिए, और कोई एक एडिशनल बुक अगर तुम बनाते हो तो। मैंने किसी किसी टॉपिक में एक भी एडिशनल बुक नहीं बनाई होगी, बट तुम्हारे जो भी सर हैं मैथ्स के, वो तुम्हें उनसे पूछो एक बार। ओके मैम। जैसे मैंने बताया ना, मैंने एक बुक बनाई है, पुरानी सी टीएमएच आती थी, इतनी इतनी बड़ी बुक होती है, और वो मैंने बनाई थी। वो पूरी बुक बनाने में मुझे 8 महीने लगे थे, सारे टॉपिक्स 8-9 महीने। बस वही वही एक ही किताब बनाई थी मैंने, तो ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैम बट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक मटेरियल करने में थोड़ा थोड़ा सा बेनिफिट होता है क्योंकि उसमें चॉइसेस के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अगर हम बुक उठाए तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हो नहीं पाते, और नहीं हो पाए तो डिमोटिवेट। करेक्ट, तो तुम्हें ऐसी बुक चूज करनी चाहिए जिसमें, जैसे मैं इसीलिए आरडी शर्मा वगैरह नहीं, या सिंगेज भी नहीं प्रेफर करती थी, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब जैसे मैंने बोला, ये पुरानी जो टीएमएच आती थी वो काफी कम क्वेश्चन होते थे, या एचसीवी में भी बहुत क्वेश्चन नहीं है अगर तुम हर एक टॉपिक का देखोगे तो। एंड उसके साथ कोचिंग का मटेरियल कर लिया, इतना काफी है। ओके मैम। मैम तो आपके साथ ऐसे कभी कोई सिचुएशन आई है जैसे कि हमने टारगेट 3 दिन का सेट कर लिया कि 3 चैप्टर करने हैं, और करने बैठे पहले दिन तो 4 घंटे बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पढ़े, उसके बाद थोड़ा सोचा कि थोड़ी चलो बहुत 4 घंटे पढ़ लिए, मस्ती कर लेते हैं,
फिर थोड़ा मतलब हेल्थ बिगड़ जाती है, फिर अगले दिन नहीं होता, उसके अगले दिन फिर सोचते कि 24 घंटे में अब तो पूरा जो 48 दिन का था वो कवर करना है, और वो नहीं हो पाता, फिर वापस से वो ऐसे ही हो जाता है डाउन। होता है यार, सबके साथ होता है। मुझे तो सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है, मुझे बहुत जल्दी होती है। तो हमेशा डेली टारगेट्स बनाओ और फिर एक मंथली उसको रिकंसाइल करो, पर रोज का टारगेट बनाओ। और 4 घंटे पढ़ के खुद को कोई खुशी नहीं होने दो। बोलो कि मुझे तो पढ़ना ही है 12 घंटे, 4 तो बहुत कम है। आई माइट साउंड हार्श, बट खुद को हमेशा मोटिवेट करो कि अरे नहीं पढ़ना है, कर सकते हैं। ओके मैम, मैम थैंक यू। ओके, इज क्लास नोट्स एंड डीपीपी इनफ? ये डीपीपी क्या होता है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, लाइक जो असाइन करते हैं टीचर डेली के क्वेश्चंस। हाँ, तो यार क्लास नोट्स एंड डीपीपी के अलावा पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कर लेना, और एनसीईआरटी बेसिक। मुझे जेई मेंस के लिए तो पूरी इनफ लगती है ये। कैन आई सॉल्व ब्लैक बुक टू बूस्ट माय रैंक अंडर 3000? यार मैं हमेशा बोलूंगी कि रैंक पे जब जा रहे हो ना, तो अभी जब प्रिपरेशन के स्टेज में, स्पेशली तुम लोग 11th में हो, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर करेक्ट आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन। रैंक आएगी, एंड सबको डिक्लेयर कर दो तुमको जो भी रैंक चाहिए। मतलब मैंने भी किया था लोगों को, उससे प्रेशर आता है कि पढ़ाई करनी है, वो रैंक चाहिए। तो दैट वे इट विल हेल्प यू, यू नो। हाँ, ये मेरा गोल है, इस गोल की तरफ जाना है। ठीक है, कृष्णा सैनी, ओके। हाँ, और अगर कोई ब्लैक बुक तुम्हारा कोई एक बुक है तो मैं अवेयर नहीं हूँ उससे, तो मुझे बता सकते हो कृष्णा कि क्या है ब्लैक बुक में? मैम ओके, ये फ्लैग बुक जैसे बालाजी की आती है, सिंगित जैसे होते हैं ना, उसी टाइप के टफ क्वेश्चंस होता है। ये मेरे को इतना यार नॉलेज नहीं। मैं हमेशा मानती हूँ कि बहुत टफ क्वेश्चंस बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल रखो पढ़ाई को, क्योंकि नहीं तो ओवरवेल्म हो जाओगे। इतना टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें सेल्फ स्टडी करने का कि तुम एक बहुत सारे क्वेश्चन की बुक बना पाओ। तो जो टाइम तुम दे रहे हो पढ़ने पे, उसमें सिंपल सिंपल चीजें करो। ठीक है, आई थिंक यहाँ के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो गए। फिजिक्स के मैंने ऑलरेडी इतने बार बता दिया, मैं फिजिक्स मेरा अच्छा था नहीं, तो मैंने कैसे कैसे किया। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक। मैम कंसिस्टेंट मैम कंसिस्टेंट कैसे रहे, मतलब क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कभी कभार बीमार ज्यादा हो जाती हूँ और सर में पेन रहता है, तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। कभी कभार बहुत दिन तो अच्छा पढ़ लिया और फिर वैसे ही डाउन हो गई बीमार की वजह से। कोई बात नहीं यार, उसको मतलब मैं बहुत बीमार पड़ती थी। इनफैक्ट मेरे जेई और मेरे मेंस और एडवांस के बीच में मैं ऑलमोस्ट 20 दिन बेड पे थी, बेड रिडन थी, क्योंकि मेरे स्पाइन में कुछ हो गया था। तो जब तुम लेट के ही हो तो लेटे लेटे थोड़ा फॉर्मूला देख लिया। और जब तुम बीमार होते हो ना, तब बहुत पढ़ने की नहीं, बहुत रेस्ट करने की कोशिश करना ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। उस समय पे खुद को ना बहुत पुश मत करना। एंड अगर तुम ज्यादा बीमार पड़ते हो तो थोड़ा प्रिकॉशंस लो ताकि थोड़ा कम बीमार पड़ो। एंड वो जो भी तुम्हारी फिजिकल लिमिटेशंस है ना, उससे स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी, तुम्हारे फिजिकल लिमिटेशन से। ठीक है, वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन। आई थिंक थोड़ा टाइम मैम ज्यादा हो गया। मैम जेई की जितने भी एग्जाम होते हैं ना हाँ मैम, जी, उनमें मैम हिंदी इंग्लिश दोनों आती है हाँ जी, लैंग्वेज? हाँ जी, आती है। तो मैम अगर हम हिंदी मीडियम से भी प्रिपरेशन करें तो सही रहेगा? हाँ यार, कर सकते हो, मतलब उसमें पर थोड़ी शुद्ध हिंदी आती है, तो अगर तुम्हें आती है तो हाँ बिल्कुल। मैम जनवरी में एग्जाम देना कंपलसरी होता है जेई में का? आई थिंक अटेम्प्ट देना कंपलसरी होता है, बट मैं एग्जैक्टली नहीं पता। मेरे टाइम पे यार मेंस एक ही बार होता था, अप्रैल में। बट आई थिंक यस, इफ यू वांट मैं चेक करके बता सकती हूँ। मैम जो जनवरी और अप्रैल का अटेम्प्ट है, इसमें तो कोई सिर्फ एक ही देना होता है, ये जरूरत है कि
मैम मेरा एक डाउट था। ओके, हम बताओ। यस मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मेरे को पूछना था कि फिजिक्स में मैम जैसे मैं पढ़ती हूँ तो पढ़ने के बाद भी फिर कॉन्सेप्ट भूल जाती हूँ, फिर मतलब मैंने 1-2 बार रिवीजन भी किया तो भी भूल जाती हूँ, तो इसके लिए क्या करें? जब रिवीजन करते हो तो जो अपना नोटबुक है उसको साइड में रख के खुद से लिखने का ट्राई करो। देन जब नहीं हो पाता है तो उसको देख देख के वापस लिखो, फिर उसको साइड में रखो, फिर से लिखो। रिवीजन मीन्स कि कॉपी दूर, मतलब फॉर्मूला दूर और खाली पेपर पे खुद से लिखना। स्टोरी बुक की तरह पढ़ना मत। और मैम फॉर्मूलाज में भी कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब जैसे फ्लूइड्स है उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो फॉर्मूलाज मेरे साथ ऐसा होता है मिक्स हो जाते हैं सारे। मे बी थोड़ा टाइम लेके कर सकते हो। जैसे कि फ्लूइड्स अगर है तो मे बी तुम 10 ही फॉर्मूला एक बार में पढ़ो, मे बी 2 दिन बाद आकर के बाकी 10 पढ़ो, फिर 6 दिन बाद जाकर के दोनों कंबाइन करके पढ़ो। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। तो थोड़ा ब्रेक, अगर ओवरवेल्म हो रहा है कि बहुत सारा हो गया नहीं समझ में आ रहा तो ब्रेक पार्ट्स में। ओके। Okay. Maybe Lokesh might be there on the call. यस मैम। सो मैम एंड कर देते हैं, वी विल हैव अनदर सेशन, दोबारा भी होगा, तो आप तब अपने डाउट्स वगैरह दोबारा पूछ लेना। ओके बच्चों, दोबारा हम अरेंज कर देंगे, Yes, कोई sir. इशू नहीं। Okay. Thank you so much. Thanks for giving your time. आपका टाइम Thank मुझे you. बहुत ज्यादा प्रेशियस है, तो अच्छे से पढ़ाई करो और अपने टाइम की बहुत वैल्यू करना। Okay, Bye ma'am. bye. Thank you very Take much, care. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, मैम।